हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें हम लोग का पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे उनका आगमन हुआ, कैसे वो आई और अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया उन्होंने। ठीक है, व्यापार किया। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले यूपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है जो मार्च में, और यूपी आरओ जो फरवरी में होने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्रम देख लेते हैं कि किस किस क्रम में, मतलब सबसे पहले कौन आया, फिर सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी आई है, कौन से देश आए और कौन से देश के व्यापारी आए, और लास्ट में कौन आया। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही एज इट इज क्रम इसका याद कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पे कौन आया, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया, तो पोर्तुगीज आए यानी पुर्तगाली आए। फिर डच आए सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, और लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो ये क्रम आप लोग याद कर लीजिए। पी डी एज मतलब कुछ इंग्लिश का अल्फाबेट का पहला लेटर लिख के याद कर लीजिए, या कुछ शॉर्टकट बना के याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। तो पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिस आए और फ्रांसीसी। तो ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे है सब, मतलब इंडिया में आए सब लोग और सबने अपनी अपनी कंपनी स्टैब्लिश की इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कब बनी? 1498 में बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये 1498 एडी में हुआ था, यानी कि 1498 ईस्वी में स्थापना हुआ था। दूसरे नंबर पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो ये 1600 एडी यानी कि 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। थर्ड नंबर पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में होता है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में स्टैब्लिश होती है इंडिया में 1731 एडी में, यानी कि 1731 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। तो ये आप ईयर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप ये क्रम याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले नंबर पे करके कौन आया, मतलब पहले पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया। तो पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी, ये लोग आए। तो ये क्रम आप लर्न कर लीजिएगा। और हम देखते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आया, तो पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया, तो वास्को डी गामा आता है। कालीकट पे उतरता है, गुजरात के बंदरगाह पे कालीकट पे 20 मई 1498 को वो पहुंचते हैं, कालीकट पहुंचते हैं। कौन? वास्को डी गामा। तो ये आते हैं, और उस टाइम जब ये कालीकट पे उतरते हैं तो वहां के शासक कौन रहते हैं, तो वो उस टाइम वहां के शासक कालीकट के जमोरीन रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब स्वागत करते हैं वास्को डी गामा का, वहां पे स्वागत किया जाता है। तो सबसे पहले इंडिया में समुद्री मार्ग से अगर कोई व्यापारी आता है, कोई यात्री आता है, तो वो वास्को डिगामा ही रहते हैं, भारत की खोज करते हैं। ये कब करते हैं? 1498 ईस्वी में करते हैं, ये याद कर लीजिएगा, 20 मई 1498 ईस्वी में करते हैं। जमोरीन उस टाइम शासक रहते हैं। ये भी पूछता है कि कालीकट के तत्कालीन शासक कौन रहते हैं जब वास्को डिगामा कालीकट पे उतरते हैं, तो उस टाइम जमोरीन रहते हैं। ठीक है। फिर वास्को डी गामा यहाँ पे आते हैं, इंडिया में रहते हैं कुछ दिन, और वो इलायची, काली मिर्च ये सब लेकर के, मतलब जो मसाले होते हैं वो लेकर के वो कहाँ जाते हैं? पुर्तगाल जाते हैं, और वहां पे उसका व्यापार करते हैं, और 60% से अधिक मुनाफा उन्हें वहां पे होता है। तो और भी पुर्तगाली लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बिजनेस बहुत अच्छा है, चलो हम लोग भी चलते हैं, वहां से मसाले लाएंगे और यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो फिर इनके बाद जो आते हैं क्रम में, वो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा ग्राफ बना दिया है कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो देखिए, पहले ये जो वास्को डी गामा थे, पहले वायसराय नहीं थे, पहले यात्री थे। एक इंसान, मतलब पहले यात्री थे ये जो आए थे। ठीक है, व्यापारी भी बोलेंगे इनको, और यात्री तो पहले ये थे जो आए थे। अब यहाँ पे आते हैं फिर इनके बाद कौन आते हैं, तो 1502 ईस्वी में आते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा आते हैं। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय रहते हैं जो कि इंडिया आते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो इंडिया आते हैं उनका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये है। अल्मीडा ने क्या किया, सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने कोचीन में क्या बनाया, किले का निर्माण कराया अपने लिए, मतलब पुर्तगालियों के लिए। क्यों कराया? क्योंकि बिजनेस करने, अगर आप कॉमन सेंस से सोचिए कि बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हम जब सामान लेंगे, सामान या माल जो भी उठाएंगे, तो उसको हम कहीं एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर अपने उस पे शिप पे ला देंगे, फिर उसके बाद लेके जाएंगे अपने देश। तो पहले इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए उनको एक जगह चाहिए थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कोचीन में किले का निर्माण किया। फिर किले
का निर्माण किया, फिर उसके बाद सारे सामान इकट्ठा किए होंगे, फिर लेकर के वो गए होंगे। और वही जो थे, जो ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा, इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया था, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति। इसके नाम से ही पता चल रहा है शांत जल नीति। ये क्या था, देखिए ये हिंद महासागर में इन्होंने लॉन्च किया था कि इसमें क्या था, बेसिकली ये था कि जैसे उस टाइम हमारे यहाँ मुगल शासक थे, मुगल शासक में जहांगीर थे, ठीक, तो और भी हर जगह शासक थे। तो क्या होता था कि सब जैसे ये व्यापार करने आए तो और लोगों का भी क्या होता था, व्यापार होता था, तो शिप जाता था, सबका नाव जाता था। तो जो इंडियन ओशियन था, हिंद महासागर था, उसमें ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लॉन्च किया था। इनका ये था कि मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत होता क्या था कि टैक्स देना पड़ता था। जो भी हिंद महासागर से जिनकी भी नाव गुजरती थी, जिनकी शिप जाती थी, उनको फ्रांसिस्को द अल्मीडा को टैक्स देना पड़ता था। अगर जो जिनकी जा रही है सिर्फ वो टैक्स नहीं देते थे, तो क्या करते थे, या तो कोई जैसे होता क्या था कि टैक्स नहीं दिया तो बीच में ही नाव को डुबा दिया जाता था, मतलब यही लोग डुबा देते थे, जो पुर्तगाली होते थे यही मतलब उनका नुकसान कर देते थे। या तो कोई और भी जो होते थे वो भी जो उनके प्रतिद्वंदी होते थे वो भी क्या करते थे, डुबा देते थे, या मतलब बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते थे। और तो ये क्या कहते थे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत आप टैक्स दीजिए और आपका जो शिप है ये हिंद महासागर से सेफली जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो सिंपल सा था कि मतलब इसमें टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो टैक्स है इसमें सबसे उस टाइम मुगल शासक बहुत पावरफुल थे, मुगल शासक बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उस टाइम भी जहांगीर भी इनको क्या करते थे, टैक्स देते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लॉन्च किया था ये याद कीजिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है। सेकंड हमारे आते हैं दूसरे पुर्तगाली, अल्बुकर्क रहते हैं। सेकंड ये दूसरे पुर्तगाली वायसराय रहते हैं, ठीक। पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा रहते हैं। और ये हिंदू में मतलब इनकी जो नीति रहती है क्या रहती है, हिंदू जो महिलाएं रहती हैं उनसे विवाह करने की नीति इनकी रहती है। 1510 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, बीजापुर से ये जो बीजापुर के शासक रहते हैं उनसे ये क्या करते हैं, गोवा छीन लेते हैं, यानी कि ये गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि गोवा पे अधिकार करने वाले जो पुर्तगाली वायसराय थे उनका नाम क्या है, तो अल्बुकर्क थे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा या नीनो दा कुन्हा नहीं थे, अल्बुकर्क थे, यानी जो सेकंड पुर्तगाली वायसराय थे उन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। किससे उन्होंने गोवा को जीता था, तो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे इन्होंने गोवा जीता था, ठीक है। फिर ये अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव किसने डाली थी, तो अल्बुकर्क ने डाला था, ठीक है। तो वास्तविक अगर नींव किसी ने डाला था तो वो अल्बुकर्क थे। कब से कब तक ये भारत में थे, तो ये 1509 से 1515 ईस्वी तक ये भारत में थे, ठीक है। और 1504 से लेकर के 1509 तक कौन रहता है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा कब तक रहते हैं, ये 1529 से लेकर के 1538 तक ये रहते हैं इंडिया के, मतलब पुर्तगाली वायसराय। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा मतलब रख दिया, मतलब क्या किया, देखिए पहले क्या था, कोचीन में किला बना था प्राचीन, जो बनवाए थे अल्फांसो द अल्मीडा ने बनवाया था, तो वहां पे हेडक्वार्टर था। फिर उसके बाद अल्बुकर्क आते हैं तो वो गोवा जीत लेते हैं। जब गोवा जीत लेते हैं तो नीनो दा कुन्हा के पास ऑप्शन रहता है, तो वो क्या करते हैं, कोचीन से जो हेडक्वार्टर रहता है उसको ट्रांसफर करके कहाँ बना देते हैं, गोवा बना देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि 1505 में वो अल्मीडा आते हैं, मतलब ये यहाँ पे पूरा शॉर्टकट में बता दिया गया है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि जो वास्को डी गामा थे वो भारत की मार्ग की खोज करते हैं, ठीक है। और जो ये कहाँ के रहते हैं, ये पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के मार्ग की खोज करते हैं। और इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो जो कोलंबस थे वो कहाँ के निवासी थे, ये याद कीजिएगा, इटली के निवासी थे। इनको वित्त पोषित यानी कि कौन इनको पैसे दिया था, मनी दिया होगा, क्योंकि ऐसे एक देश खोज करने में जाने में तो पूरा पैसा तो लगता है। तो कौन इनको वित्त पोषित किया था, तो कोलंबस को स्पेन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो देखिए ये कहाँ के थे निवासी, याद कर लीजिए कि देखिए कोलंबस कहाँ के थे, इटली के थे, और पुर्तगाल के कौन थे, वास्को डी गामा थे। तो इटली के कोलंबस ये किसकी खोज करते हैं, अमेरिका की खोज करते हैं। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया पहली बार ये जाते हैं।
और हॉलैंड के जो तस्मान रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, मतलब किसकी खोज करते हैं, न्यूजीलैंड की खोज करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत की खोज करते हैं। इटली निवासी जो कोलंबस रहते हैं वो अमेरिका की खोज करते हैं, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक रहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं, और हॉलैंड के तस्मान रहते हैं वो न्यूजीलैंड की खोज करते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में, और गए थे सबसे बाद में 1961 में। ये गोवा से लास्ट में गए थे सबसे, तो 1961 में ये गए थे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि ब्रिटिशर्स भी आते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी वो कैसे स्टेब्लिश होती है इंडिया में, तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जो रहते हैं जॉब चारनॉक ने क्या किया, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पे सुतनौती, यानी जो कलकत्ता में एक स्थान है सुतनौती, इसको चुना। तो इसके पहले कहाँ था, हुगली था, और इन्होंने कहाँ चुना, किसको चुना, सुतनौती को चुना। कलकत्ता में ही स्थान है वो, उसको चुना अंग्रेजों की फैक्ट्री के लिए। फिर कोची जो कोची है उसको 1800 कोचीन जो था, जो पुर्तगाल ने सबसे पहले जहां पे अपना किला बनाया था, तो वो पुर्तगाल का ही उस पर अधिकार था। तो पुर्तगाली से कोचीन कौन जीतता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों ने जीता है। कब जीता है, तो 1814 में युद्ध होता है पुर्तगाली और इसमें अंग्रेजों में। तो अंग्रेज को कोचीन, मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं, तो कोचीन पे अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया। फिर ये क्या करते हैं, 1814 में वहां पे ब्रिटिश उपनिवेश यहाँ पे क्या होता है, स्थापित हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ये फैक्ट्री बनाते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें, मतलब इन्हें किसे, ये जो है जॉब चार्नर, इनको देता है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडियाज कंपनी, मतलब प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया जाता है। मतलब ये एक तरह से चार्टर ये पूरा दिया प्रदान किया जाता है कि आप कंपनी खोल सकते हैं दूसरे देश में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दिया जाता है। आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर सकते हैं, कहाँ पे, भारत में। ठीक, अब जब ये एलिजाबेथ जो रहती हैं, जब ये पारित करती हैं, तो उस टाइम भारत के जो बादशाह रहते हैं वो कौन रहते हैं, अकबर रहते हैं। मतलब सिंपल सा अगर आप याद कीजिए कि अकबर जब वहां पे इंग्लैंड में जब स्थापित होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पे इंग्लैंड में सबसे पहले जो कंपनी बनती है वो मतलब इंडिया में बाद में बनती है। पहले इंग्लैंड में जब बनता है तो इसका ये नाम है पूरा, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ऐसे करके है ये पूरा इतना बड़ा सा नाम। जब यहाँ पे स्थापना होता है तो भारत के बादशाह कौन थे, उस टाइम अकबर थे। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। लेकिन जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जब अपने भारत में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, तो उस टाइम में फिर जहांगीर आ जाते हैं। ठीक है, जहांगीर आ जाते हैं, मतलब ये रहते हैं 1605 तक अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर आते हैं, इनके बेटे तो रहते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम इसको कहते हैं, हमें अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब स्थापना किया था तो 1600 में किया था, और जो अपना अस्थायी, देखिए दो इनका कारखाना था, एक टेम्परेरी बेसिस पे, तो टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापना किया था। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में जो है परमानेंट बेसिस पे क्या किया, अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया। तो टेम्परेरी बेसिस पे उन्होंने मसूलीपट्टनम में किया, और 1613 ईस्वी में परमानेंट बेसिस पे कहाँ पे किया, वो किया इन्होंने सूरत में किया। तो ये आप याद कर लीजिएगा। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में स्थापित की गई, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो ये भी याद कर लीजिए, पूछता है कि किस स्थान पे थॉमस बेस्ट ने हराया था, मतलब जो अंग्रेज थे अधिकारी ने पुर्तगालियों को, तो स्वाली नामक स्थान पर हराया था। ये प्रथम कर्नाटक वार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ये युद्ध होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो प्रथम कर्नाटक वॉर पहले सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए किसके बीच लड़ा गया युद्ध है, तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़ा गया युद्ध है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और ये किस सन में हुआ, तो 1746 से 1748 ईस्वी तक ये युद्ध चला, मतलब 2 साल तक ये युद्ध चला। इसको सेंट थॉमे का भी युद्ध कहा जाता है। किसको? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है इसी को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, मतलब जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था तभी प्रथम कर्नाटक वॉर भी शुरू हुआ था। इसका कारण क्या था? तत्कालीन कारण जो था वो था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार के बदले में डुप्ले द्वारा कार्यवाही। तो जो बर्नेट रहते हैं, बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज, बर्नेट अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, कैप्टन रहते हैं, वो फ्रांसीसी का जो जहाज था उस पर अधिकार कर लेते हैं। जब उस पर अधिकार कर लेते हैं तो जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले रहता है वो कार्यवाही करता है। जब कार्यवाही करता है तो फिर यही युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक वॉर होता है, 1746 से 48 तक होता है। फिर इसके तहत 1748 में एक्स ला सैपल की संधि होती है। अब ये युद्ध जो है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के समाप्ति के साथ ही ये प्रथम कर्नाटक वॉर भी खत्म हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। तो इसका मेन 2-3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि याद कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ईयर याद कर लीजिए, 1746 से 48 तक हुआ। प्रथम कर्नाटक वॉर को और क्या बोलते हैं? तो सेंथोमे का युद्ध भी बोलते हैं इसको। किसके कारण ये स्टार्ट हुआ? मतलब हाँ, ये याद कर लीजिए, उत्तराधिकार का युद्ध से प्रभावित था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। तात्कालीन कारण क्या था? तो जो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट थे उन्होंने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था, तो डुप्ले द्वारा जो कार्यवाही किया गया था उस पे ये लोग युद्ध लड़े थे। और इस पे ट्रीटी कौन सा हुआ था? तो ट्रीटी हुआ था एक्स ला सैपल की संधि होती है। कब होती है? 1748 ईस्वी में होती है। ठीक है, और किसके किसके बीच है? तो ये आपको याद ही है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो किस वर्ष में कालीकट पे आया था वो? तो वास्को डी गामा 1498 एडी में आया था, यानी कि ईस्वी में आया था, 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो हम लोगों ने पढ़ा था द अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, जो कि पहले पुर्तगाली वायसराय थे, ये आए और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो डच थे कि फ्रांसीसी की अंग्रेज की पुर्तगाली? तो कौन थे? पुर्तगाली। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारा, समुद्री यात्री है, यहाँ पे दिया हुआ है एक साइड किस देश के ये निवासी थे, ये दिया हुआ है। हम लोगों ने ऊपर एक स्लाइड में पढ़ा भी था। तो देखिए वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। तो अगर हम ए को 2 के साथ मिलाएं तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करें तो सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बस एक ही ऑप्शन बचता है। फिर भी हम सब देख लेते हैं। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? ये हमारे स्पेन के थे। ठीक है, ये स्पेन के थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। तो हॉलैंड के कौन थे? तस्मान, कैप्टन कुक ब्रिटेन, और कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के निवासी थे। और वास्को डी गामा पुर्तगाल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने, एक मिनट, हाँ, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो यूरोपीय में कौन सबसे पहले आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, तो उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में आने वाले सबसे, मतलब पुर्तगाली देश का नहीं था? तो जो पुर्तगाल से आने वाले लोग थे उसमें से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो पीटर मुंडी, ये पीटर मुंडी पुर्तगाल के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली पर का उपयोग कौन करता था? तो कौन करता था यहाँ पे? पुर्तगाली करते थे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नाक, हम लोगों ने पढ़ा, ये थे कोलकाता के संस्थापक थे।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? वो थे कॉलबर्ट को माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक। एक्स-ला-सैपल की जो संधि हुई थी 1748 में, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये एक्स-ला-सैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति का था। हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समाप्ति पे ही एक्स-ला-सैपल की संधि होती है 1748 में, तो पहला करेक्ट है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ इसमें, तो हाँ, इसमें अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हुआ, तो ये दोनों करेक्ट हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये देखिए यूपीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है, अभी नया ही आया हुआ है, 20 का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति का मिलना। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए अंग्रेजों का बेहतर नौसैनिक ताकत ये तो सही है ही, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना ये भी सही है। बंगाल विजय मतलब जो प्लासी का युद्ध होता है, फिर उसके बाद जो होता है प्लासी का युद्ध होता है, उसमें क्या होता है क्लाइव रहते हैं उस टाइम, तो यही है बंगाल विजय से अपार वो क्या होता है धन की जनशक्ति भी मिलता है उन्हें और क्या मिलता है धन की भी प्राप्ति होती है। तो ये दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।